जय हिंद दोस्तों। आज हम ईसीएचएस की 17 इंपॉर्टेंट बातों और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ईसीएचएस की सुविधा किन लोगों को अवेलेबल है। तो जो एक्स सर्विसमैन और पेंशनर्स ईसीएचएस की सुविधा ले सकते हैं, उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। नंबर 2, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस। नंबर 3, असम राइफल्स। नंबर 4, एनसीसी के फुल टाइम ऑफिसर्स। नंबर 5, डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी डीएससी। नंबर 6, टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए। नंबर 7, इंडियन कोस्ट गार्ड के वो लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म्ड सर्विस की है। नंबर 8, नेपाल के वो सैनिक जिन्होंने इंडियन आर्मी में नौकरी की है। नंबर 9, आर्मी पोस्टल सर्विस यानी एपीएस के एंटाइटल्ड पर्सनल। नंबर 10, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वो सैनिक जिन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस पूरी किए बिना प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है। नंबर 11, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स। नंबर 12, वो सैनिक जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। और अंत में नंबर 13, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी ईसीओस। ईसीओस वो ऑफिसर्स हैं जिन्हें 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इमरजेंसी में फौज में लिया गया था और युद्ध समाप्त होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। लास्ट की 4 कैटेगरीज को मैंने येलो कलर में दिखाया है। इन सैनिकों को ईसीएचएस की सुविधा केवल खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए लागू है, लेकिन माता पिता और बच्चों के लिए लागू नहीं है। तो ये था कि ईसीएचएस फैसिलिटी किन लोगों को ऑथराइज है। नंबर 2, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के टाइमिंग्स। तो इन टाइमिंग्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मल ओपीडी टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे। इमरजेंसी ओपीडी 3 बजे से 4 बजे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट, ईएनटी वगैरह सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक। तो ये थे टाइमिंग्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे नए वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। नंबर 3, ईसीएचएस के लिए रिटायरमेंट के समय कितने पैसे काटे जाएंगे। तो इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनसीओस और अदर रैंक्स 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़। जेसीओस 67,000 रुपये 67,000 रुपीज़ और ऑफिसर्स 1,20,000 रुपये यानी 1,20,000 रुपीज़। ये पैसे वॉर विडोज और बैटल कैजुअल्टीज से नहीं लिए जाएंगे और ना ही उन सैनिकों से जो 1996 यानी 1996 से पहले रिटायर हुए। नंबर 4, हॉस्पिटल एडमिशन के समय कौन सा वार्ड मिलेगा। तो इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनसीओस और अदर रैंक्स जनरल वार्ड, जेसीओस सेमी प्राइवेट वार्ड और ऑफिसर्स प्राइवेट वार्ड। नंबर 5, क्या ईसीएचएस की सुविधा मैंडेटरी है यानी क्या इसे लेना जरूरी है। तो उत्तर है हाँ। 1 अप्रैल 2003 के बाद रिटायर होने वाले सभी सैनिकों को ईसीएचएस की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद ऐसी जगह पर रहने वाले हैं जहां ईसीएचएस की सुविधा नहीं है, तो आप एफएमए यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं। एफएमए का रेट है 1,000 रुपये पर मंथ। नंबर 6, एक बार में कितने दिन की दवाई मिलेगी। तो इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मल परिस्थिति में 30 दिन, क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी में 90 दिन यानी 90 डेज। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो 180 डेज 180 दिन और अगर आप नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक से दवाई लेते हैं तो 15 दिन। जैसे मेरा पेरेंट पॉलीक्लिनिक ग्रेटर नोएडा है, अगर मैं किसी काम से बैंगलोर जाता हूं और वहां के ईसीएचएस क्लिनिक में दिखाता हूं तो वहां से मुझे केवल 15 दिन की ही दवाई मिलेगी एक बार कंसल्ट करने पर। अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो आप सिविल से खरीद सकते हैं और बाद में क्लेम कर सकते हैं, या फिर एएलसी यानी ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट से कैशलेस बेसिस पर भी ले सकते हैं। नंबर 7, बच्चों की एंटाइटलमेंट। नंबर 1, बेटों की ईसीएचएस एंटाइटलमेंट की 3 कंडीशंस हैं। 25 साल से कम उम्र, शादीशुदा नहीं होना चाहिए और नौकरी नहीं होनी चाहिए। इनमें से अगर एक भी कंडीशन पूरी ना हुई
तो बेटा ईसीएचएस की सुविधा का हकदार नहीं रहेगा। मान लीजिए उसकी उम्र 25 साल से कम है, शादी भी नहीं हुई है, लेकिन अगर उसकी नौकरी चालू हो गई है तो भी वो ईसीएचएस की सुविधा का हकदार नहीं रहेगा। नंबर 2, बेटियों की ईसीएचएस एंटाइटलमेंट की 2 कंडीशंस हैं। शादीशुदा नहीं होनी चाहिए और नौकरी नहीं होनी चाहिए। यानी जो 25 साल की उम्र वाली लिमिट जो बेटों पर लागू है वो बेटियों पर लागू नहीं है। और नंबर 3, डिसेबल्ड बच्चों को जीवन भर ईसीएचएस की सुविधा अवेलेबल रहती है। 2 कंडीशन है, शादीशुदा नहीं होने चाहिए और इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम होनी चाहिए। नंबर 8, माता पिता की एंटाइटलमेंट। अगर माता पिता की इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम है तो वो ईसीएचएस की सुविधा के हकदार होंगे। नंबर 9, एनुअल वैलिडेशन ऑफ डिपेंडेंट कार्ड्स। आपको अपने माता पिता और 18 साल से ऊपर बच्चों का ईसीएचएस कार्ड हर साल रिन्यू करना होगा। इसे कहते हैं ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन। यह प्रक्रिया आप कंप्यूटर या मोबाइल ऐप में कर सकते हैं। वैलिडेशन के लिए आप डिपेंडेंट का फॉर्म 26AS अपलोड करेंगे ताकि यह प्रूव हो कि उनकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम है। अगर समय पर एनुअल वैलिडेशन ना किया तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपके डिपेंडेंट ईसीएचएस की सुविधा नहीं ले पाएंगे। एनुअल वैलिडेशन की प्रक्रिया 2 प्रकार के डिपेंडेंट्स पर लागू नहीं है और वो है 80 साल से ऊपर एज के माता पिता और डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स। उनका कार्ड हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। नंबर 10, रिस्ट्रिक्शन यानी लिमिट। तो ईसीएचएस में ट्रीटमेंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन यानी बंधन नहीं है। जैसे अगर आप सिविल में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट भी फिक्स्ड होता है और ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो कवर नहीं होती। ईसीएचएस में अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है और सभी बीमारियां कवर्ड है। सिविल हेल्थ इंश्योरेंस में एक और घुंडी होती है, बहुत सी चीज़ें कवर नहीं होती। मैं जब सिविल में नौकरी कर रहा था तो मेरे एक कोलीग ने ऑपरेशन करवाया। कंपनी का इंश्योरेंस था लेकिन फिर भी टोटल 1 लाख रुपए में से करीब 15,000 अपनी जेब से देने पड़े। ईसीएचएस में अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता। नंबर 11, रेफरल। तो ईसीएचएस रेफरल के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, रेफरल 3 महीने तक वैलिड होता है। नंबर 2, एक रेफरल पर आप 6 कंसल्टेशन ले सकते हैं और ये कंसल्टेशन 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है और वो ये है कि सभी कंसल्टेशन एक ही हॉस्पिटल से होने चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने पहले 2 कंसल्टेशन फोर्टिस हॉस्पिटल से लिए और तीसरी कंसल्टेशन के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल चले गए, तब वो कंसल्टेशन मान्य नहीं होगा। और नंबर 3, उसी रेफरल पर आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। मतलब टेस्ट के लिए अलग रेफरल की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर टेस्ट की कीमत 3,000 रुपए से ज़्यादा है तो रेफरल दोबारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एज 70 साल से ज़्यादा है तो उसी रेफरल पर कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं। यानी 70 साल से ज़्यादा एज के वेटरन्स के लिए 3,000 रुपए की लिमिट लागू नहीं है। नंबर 12, सीनियर वेटरन्स के लिए बिना रेफरल सुविधाएं। तो 70 साल यानी 70 ईयर से ज़्यादा उम्र के वेटरन्स के लिए कुछ सुविधाएं बिना ईसीएचएस रेफरल के लागू हैं। नोट करने वाली बात, ये सुविधाएं कैशलेस होंगी, यानी इसके लिए उन्हें सिविल हॉस्पिटल में कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो ये सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ओपीडी कंसल्टेशन। और नंबर 2, अगर ओपीडी के दौरान सिविल डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है तो वो टेस्ट भी बिना रेफरल के करवा सकते हैं, चाहे उस टेस्ट की कीमत कितनी भी हो। नंबर 13, ईसीएचएस प्रायोरिटी। तो ईसीएचएस में जिन सैनिकों को प्रायोरिटी मिलेगी उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, बैटल कैजुअल्टीज और वॉर वुंडेड सैनिक। इन सैनिकों की पत्नी को भी प्रायोरिटी मिलेगी। नंबर 2, डिसेबल्ड डिपेंडेंट जैसे डिसेबल्ड बच्चे। अमूमन इन डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स को ईसीएचएस का वाइट कार्ड इशू किया जाता है। और नंबर 3, वो सैनिक जिनकी एज 70 साल यानी 70 ईयर से ज़्यादा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईसीएचएस में डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। नंबर 14, अगर ईसीएचएस कार्ड खो जाए तो क्या करना होगा?
तो इस केस में आप कंप्यूटर में अपने ECHS अकाउंट में लॉगिन करेंगे, अपने पुराने कार्ड को ब्लॉक करेंगे और फिर ऑनलाइन ही नए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। जब तक नया कार्ड नहीं आता, आप टेम्परेरी स्लिप पर ECHS की सुविधा ले सकते हैं। नंबर 15, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप ECHS रेफरल के बिना भी सिविल हॉस्पिटल जा सकते हैं। ऐसे में आप सर्विस हॉस्पिटल यानी MH जा सकते हैं, या आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर नज़दीक कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है तो आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। याद रखने वाली बात, अगर आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी और बाद में क्लेम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ये इमरजेंसी की सुविधा लेते हैं तो 48 घंटे के अंदर अपने ECHS पॉलीक्लिनिक को सूचना देना जरूरी है। नंबर 16, ECHS में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन। ECHS में एक्स सर्विसमैन के लिए जो पोस्ट रिजर्व्ड हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। OIC 100%, यानी सभी OIC ECHS रिटायर्ड ऑफिसर्स ही होंगे। डॉक्टर 60% और बाकी स्टाफ 70%। ECHS में नौकरी करने के लिए आप स्टेशन हेडक्वार्टर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 17, ECHS में नौकरी की एज लिमिट। एज लिमिट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। OIC 65 ईयर्स यानी 65 साल, मेडिकल ऑफिसर 68 साल यानी 68 ईयर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 70 साल यानी 70 ईयर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे नर्सिंग असिस्टेंट 58 ईयर्स 58 साल, और अंत में नॉन मेडिकल स्टाफ 55 ईयर्स यानी 55 साल। तो ये थी ECHS की सुविधाओं के बारे में 17 इंपॉर्टेंट बातें। मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एनुअल वैलिडेशन और ECHS रेफरल के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बनाए हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।